Hello students, welcome to Swami Vivekananda Institute. My name is Shaheen and in this particular lecture video, we are going to discuss another part of logical reasoning. So logical reasoning के previous lectures के अंदर हम लोगों ने Indian logic को भी start कर दिया था और उससे पहले square of opposition और square of opposition के अलावा moods, figure ये सारी की सारी terms हमने complete कर ली थी. ओके, तो आज start करेंगे प्रत्यक्ष और उपमाना हम कंप्लीट कर चुके थे. आज से क्लास का जो स्टार्ट है वो होगा आपका मेथड ऑफ एग्रीमेंट के बेसिस पे. नाउ मेथड ऑफ एग्रीमेंट. मेथड ऑफ एग्रीमेंट का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि किस तरीके से आपका जब यस में आंसर आता है तो वो आपकी फॉर्मेशन बनती है किसी एक पर्टिकुलर लॉजिक के लिए. ठीक है, तो जैसे कि अगर आप रीड करोगे, इसको देखोगे तो आपको पता चलेगा द बेस्ट वे टू इंट्रोड्यूस मील्स मेथड. इसको हम क्या बोलते हैं? मिल्स मेथड बोलते हैं. और इज परहैप्स थ्रू एन एग्जाम्पल. सपोज योर फैमिली, आपकी जो फैमिली है वो एक साथ डिनर के लिए गई, बफे डिनर. बट व्हेन यू गॉट होम, आप जब घर पहुंचे तो यू स्टार्टेड फीलिंग सिक. आपको जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, सिक आप फील करने लगे. नाउ हाउ डू यू डिटरमाइन, आप कैसे बताओगे कि जो आप सिक फील कर रहे हो या जो आपका इलनेस का रीजन क्या है वो आप कैसे जस्टिफाई करोगे या फाइंड आउट करोगे. Now suppose you draw up a table of the food take by each family. अब आप ये देखोगे कि भाई ऐसा कौन सा फूड था जो सबने खाया, ठीक है, या ऐसा कौन सा फूड था जो सबने नहीं खाया, जिस एक रीजन की वजह से आप क्या हो, इलनेस हुई है आपको. तो मम की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने ऑयस्टर को कंज्यूम किया, बीफ को कंज्यूम किया, सैलेड को किया और नूडल्स. इवन उन्होंने सारी चीजों को कंज्यूम किया और फैमिली मेंबर जो ऑल हुए यस. ठीक है, तो सारी चीजों को कंज्यूम किया और वो बीमार पड़ गई. अब मम के बाद डैड का नंबर है, तो डैड ने ऑयस्टर को कंज्यूम किया, बीफ को कंज्यूम किया नहीं किया और सैलेड को भी कंज्यूम नहीं किया, नूडल्स को कंज्यूम किया और वो बीमार पड़ गए. यस, रीजन. अब यहाँ पे आपने देखा कि ये दोनों चीजें नहीं खाई थी, स्टिल वो इलनेस हो गई उनको. नाउ वो इल हो गए. नाउ नेक्स्ट वन इज सिस्टर. सिस्टर ने ऑयस्टर को कंज्यूम किया, बीफ को कंज्यूम किया और बाकी ये दो चीजों को कंज्यूम नहीं किया. ठीक है, एंड उसके बाद सिस्टर के बाद जो नेक्स्ट है वो यू वाला पॉइंट है. तो आपने यस ये चीज कंज्यूम करी है और बाकी आपने कोई चीज कंज्यूम नहीं करी और आप सब बीमार हुए हो. ठीक है, तो आप ये देखोगे कि ऐसी कौन सी चीज है जो सबने कंज्यूम करी है और सब बीमार पड़े हैं. तो आप ये नोटिस करो, ऑयस्टर. ऑयस्टर सबने कंज्यूम किया है, अदरवाइज बीफ किसने कंज्यूम नहीं किया? डैड ने कंज्यूम नहीं किया और आपने भी कंज्यूम नहीं किया, यू. ठीक है, और सैलेड भी तीनों लोगों ने कंज्यूम नहीं किया, नूडल्स भी दो लोगों ने कंज्यूम नहीं की. तो एक जो यस वाला रीजन है जो सबने कंज्यूम किया और सब बीमार पड़े, तो ये कहलाता है जॉइंट एग्रीमेंट. किसका? द मेथड ऑफ एग्रीमेंट. जॉइंट एग्रीमेंट नहीं, द मेथड ऑफ एग्रीमेंट. मेथड ऑफ एग्रीमेंट का मतलब हर एक लोग इससे सहमत था और हर एक लोगों का ये रीजन बना. ठीक है, तो यहाँ पे यस आंसर है. मील्स रूल ऑफ एग्रीमेंट ये कहता है इफ इन ऑल केसेस, हर एक केस में, वेयर एन इफेक्ट अकर, जहां पे कोई इफेक्ट होता है किसी भी एक ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर केस के अंदर या हर केस के अंदर, क्या बोल रखा है? देयर इज सिंगल प्रायर फैक्टर सी. एक कॉमन फैक्टर होता है सी जो हर एक केस में इफेक्ट का रीजन बनता है, मतलब इफेक्ट का कॉज बनता है.
नाउ अकॉर्डिंग टू द टेबल, अगर मैं टेबल की मानूं इस एग्जाम्पल में, तो केवल और केवल एक चीज थी जो सबने कंज्यूम करी थी, सबने ईट करी थी, दैट इज ऑयस्टर, और सबका इलनेस का रीजन वही बन गया। सो अप्लाइंग द रूल ऑफ एग्रीमेंट, तो यस यस वाला अगर मैं रीजन को, कॉज को अपनाती हूं, तो हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं, वी इन्फर दैट ईटिंग ऑयस्टर, ऑयस्टर को कंज्यूम करने से ही इलनेस हुई है। तो ये कैसे पता चला? जब हमने ये कंक्लूड किया कि सबने ऑयस्टर को कंज्यूम किया था और सब बीमार पड़े। ठीक है, तो ये कहलाता है मेथड ऑफ एग्रीमेंट। हर एक लोग एग्री था और हर एक लोग का रीजन वही बना। ठीक है, नेक्स्ट वन इज सिमिलर, इसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन यहां पे एग्रीमेंट ना होकर डिसएग्रीमेंट हो रहा है, मतलब नो रीजन है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, मम ने ऑयस्टर को कंज्यूम किया, बीफ को किया, सैलेड को किया, नूडल को किया, और वो फॉल इल हो गई। ठीक है, डैड ने यहाँ पे तीन सारी चीजों को कंज्यूम किया, सिस्टर ने भी सारी चीजों को कंज्यूम किया, वो बीमार हो गई, और आपने नो सैलेड को नहीं कंज्यूम किया और आप बीमार नहीं पड़े। तो आपके इलनेस ना होने का रीजन है कि आपने सैलेड कंज्यूम नहीं किया है, आप सब लोगों से अलग हो और आप इलनेस का रीजन नहीं बने हो। तो ये कहलाता है आपका मेथड ऑफ डिसएग्रीमेंट, जो और लोगों से अलग है। ठीक है, इसको भी थ्योरी को रीड कर लेते हैं। इस पर्टिकुलर केस के अंदर केवल और केवल आप थे जो बीमार नहीं पड़े, और ये आप में और लोगों में ये फर्क था कि आपने सैलेड को कंज्यूम नहीं किया था और सब लोगों ने सैलेड को कंज्यूम किया था। सो दैट ये देखा जा सकता है कि अदर इलनेस का रीजन सैलेड रहा हो। दिस इज एन एप्लीकेशन द मेथड ऑफ डिफरेंस। तो इसी वजह से इसको मेथड ऑफ डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, मेथड ऑफ डिसएग्रीमेंट नहीं, मेथड ऑफ डिफरेंस इज द एप्रोप्रिएट वर्ड। दिस रूल सेज, ये जो एक रूल है वो ये कहता है दैट वेयर यू हैव वन सिचुएशन, आपके पास एक सिचुएशन है, लीड टू एन इफेक्ट, जिसकी वजह से फर्क पड़ रहा है, इफेक्ट पड़ रहा है, एंड अनदर, और जो दूसरा है विच डज नॉट, जिसके ऊपर फर्क नहीं पड़ रहा, द ओनली डिफरेंस, केवल और केवल डिफरेंस का रीजन यही है, ऑफ a single factor is the first situation, we can infer this factor, इसको हम इफेक्ट का कॉज भी बोल सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं जहां पे ये दोनों ही रीजन एप्लीकेबल होते हैं, वो मेथड कहलाता है जॉइंट मेथड, जहां पे एग्रीमेंट भी होगा और डिफरेंस भी होगा। For example, the joint method is a method of applying both the method of agreement and the method of difference. आप इस डायग्राम के थ्रू समझ सकते हो। So application of joint method should tell us that if it is the beef which is the cause of the time, जैसे मम ने तो सारी चीजें कंज्यूम करी थी और वो फॉल इल हुई थी, डैड ने सैलेड को कंज्यूम नहीं किया, सिस्टर ने किसको, नूडल्स को कंज्यूम नहीं किया, यहाँ पे ये सब फॉल इन हुए, और आपने एक चीज को कंज्यूम किया, बाकी इन दोनों चीजों को कंज्यूम नहीं किया। यस यस, तो आप फेल इल नहीं हुए। तो इसके पीछे क्या है कि आपने बीफ को किया कंज्यूम और आपने सैलेड को नहीं किया कंज्यूम। आपने दो चीजों को कंज्यूम नहीं किया और दो चीजों को कंज्यूम किया। तो दो वाले पॉइंट क्या होंगे, मेथड ऑफ आपके एग्रीमेंट में आएंगे, और जो दो चीजें का रीजन नहीं है तो वो आपका मेथड ऑफ डिफरेंस में आएंगे। ठीक है, तो ये जॉइंट का मिल मेथड था। अब
नेक्स्ट टॉपिक इज उपमाना। इससे पहले आप लोग एक बार इसको नोट डाउन कर सकते हो अपनी लैंग्वेज में, जिसमें आपको एग्रीमेंट वाला एक अलग टॉपिक लिखना है, फिर उसके बाद एग्रीमेंट के बाद डिफरेंस वाला अलग लिखना है, और फिर जॉइंट मेथड में दोनों को कंबाइन करना है। जल्दी से नोट डाउन कर लो इसको अपने वर्ड्स में। ओके डन। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज उपमाना। उपमाना का मतलब होता है सिमिलैरिटी, मतलब ये थर्ड सोर्स में कंसिडर किया जाता है। फर्स्ट सोर्स कौन सा था? प्रमाणा। सेकेंड वाला जो सोर्स है वो है आपका प्रमाण के ये जो सोर्स थे, दैट इज फर्स्ट वन इज प्रत्यक्ष, परसेप्शन बोलते हैं जिसको। सेकेंड वन इज अनुमाना, जिसमें हम कंपैरिजन करते हैं, और थर्ड वन इज उपमाना, जहां पे सिमिलैरिटी के बेसिस पे दूसरी चीजों को जज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप काओ को यहाँ पे देखते हो और ये समझते हो 4 लेग्स है, 2 हॉर्न्स है, और इस तरीके का स्ट्रक्चर रहता है, बिग होती है। तो ऐसे ही कोई एनिमल आप वाइल्ड फॉरेस्ट में देखते हो तो आप कहते हो कि ये काऊ है, क्योंकि आपने प्रीवियस एक्सपीरियंस पे वो देखा हुआ है कि इस टाइप के स्ट्रक्चर को ये कहते हैं। तो पिछली सिमिलैरिटी के बेसिस पे जब आज आप जज करते हो तो वो कहलाता है उपमाना। ठीक है, उप का मतलब होता है सिमिलैरिटी, उप का मतलब है सिमिलैरिटी, एंड माना का मतलब है नॉलेज। तो क्या हो गया? उपमाना मतलब सदृश्य, और ये हो गया कॉग्निशन। हेंस उपमाना का क्या मतलब हो गया? मीन्स नॉलेज ऑफ द सिमिलैरिटी बिटवीन टू थिंग्स। दो चीजों के बीच में जब आप समानताएं देखते हो, दो चीजों के बीच में आप ये देखते हो कि दो चीजें कितनी हद तक एक जैसी है। नाउ इट हैज बीन डिफाइंड एज द नॉलेज ऑफ रिलेशन बिटवीन अ पर्सन एंड इट्स डिनोटेशन। क्या बोल रखा है? ये बताया हुआ है, ये जो नॉलेज है रिलेशन की, वो एक पर्सन दूसरे पर्सन के बीच में रिलेशन बताता है। आपको ये ध्यान रखना है, ये दिमाग में रखना है कि आप अनुमाना में और उपमाना में कंफ्यूज ना हो जाओ। अनुमाना इज द कंपैरिजन और उपमाना इज द सिमिलैरिटी। ठीक है, ये आपका डिफरेंस है। नाउ अनुमाना टॉक्स अबाउट यूनिवर्सल एप्लीकेबल ट्रुथ। यूनिवर्सल एप्लीकेबल ट्रुथ का मतलब यहाँ पे एप्लीकेबल है, किसी और कंट्री में एप्लीकेबल है, वर्ल्ड में कहीं भी चले जाओ, दैट्स द थिंग इज यूनिवर्सल। वो चीज हर जगह एप्लीकेबल है। तो ये कहता है आपका अनुमाना। ठीक है, एग्जाम्पल, स्मोक इज प्रेजेंट इन फायर। अगर फायर में स्मोक होती है तो ये हर जगह ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे अगर फायर को कंडक्ट करेंगे, फायर होगी तो स्मोक होगा, और अगर कहीं और पे फायर होगी तो स्मोक नहीं होगा। ऐसा तो नहीं है, ये रीजन तो नहीं है। तो इसी वजह से क्या बोला है कि ये यूनिवर्सल एप्लीकेबल होता है। लेकिन जो उपमाना है ये बेस्ड ऑन एनालॉजी, सिमिलैरिटी के बेसिस पे, मैंने किसी एनिमल को पहले देखा होगा और उसके बेसिस पे मैं अभी वाले को जज कर रही हूँ। ठीक है, तो वो सिमिलैरिटी के बेसिस पे ये अलग अलग हो सकते हैं। मैं किसी को सिमिलैरिटी के बेसिस पे अलग जज कर सकती हूँ, आप अलग जज कर सकते हो। ठीक है, तो वो क्या हो गया? जो कि यूनिवर्सल के बेसिस पे अलग अलग है, एंड में नॉट बी बेस्ड ऑन यूनिवर्सल ट्रुथ। तो मेन डिफरेंस आपको पता चल गया अनुमाना में और उपमाना में, कि जो अनुमाना होता है वो यूनिवर्सल
ट्रुथ होता है, एप्लीकेबल होता है, लेकिन जो आपका उपमाना है वो एनालॉजी बेस्ड होता है। ना उपमाना थर्ड सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी टेल अ सिटी, आपने शहर में एक वाइल्ड काउ को देखा, इज एन एनिमल, आप काउ की तरह है वो। बाद में आपने वाइल्ड काउ को फॉरेस्ट में देखा और आपने उसको उस सिमिलैरिटी के बेसिस पे जज किया, तो देन हिज नॉलेज, तो जो वो उसकी नॉलेज होगी वाइल्ड काउ को लेकर, इज द आउटकम ऑफ कंजक्शन विद द नॉलेज ऑफ द काउ। हेंस, तो जो उपमाना है इज जस्ट द नॉलेज ऑफ द रिलेशन। तो ये जो उपमाना है इसका मतलब है रिलेशन, केवल रिलेशन बिटवीन अ नेम, the wild cow and the object denoted by that name। तो एक्चुअल जो वाइल्ड काउ है seen in the forest। मीमांसा ट्रीट करती है उपमाना को एज एनालॉगी, मतलब हम बोलते हैं ना एज स्वीट एज शुगर, है ना। तो क्या है, शुगर की तरह मीठा, है ना। तो क्या बोल रखा है, कंपैरिजन, यहाँ पे सिमिलैरिटी देखी गई है। बुद्धिज्म एक्सेप्ट करते हैं कंपैरिजन को इंडिपेंडेंट सोर्स वैलिड नॉलेज में। तो ये भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट में कंसिडर होंगे। Next is Mimamsa and Advaitins define Upmana as the process by which the knowledge of A similarity to B is gained from the perception of B similarity to A। मतलब अगर A B जैसा है तो B के अंदर भी कुछ सिमिलैरिटी होंगी जो A जैसी होंगी, which has been as seen elsewhere। This methodology is seen as distinct। ये जो methodology है ये distinct तरीके से देखी जाती है from mere inference and is thus accepted as a valid mediate method of knowledge। For example, एक जो person है who has been his cow at home goes to forest और फिर वो ग्वाया को देखता है, गवाया को, a wild cow but without developed। Now the person sees the similarity और वो कहता है ये जो गवैया है ये क्या है, मेरी काव है। तो वो क्या कर रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी जज कर रहा है, माई काव इज लाइक दिस गवाया, तो ये गवाया भी जो है वो किसकी तरह है, मेरी गाय की तरह है। इन वेरियस एंशिएंट एंड मेडिवल टेक्स्ट ऑफ हिंदुइज्म कितने टाइप्स के उपमाना होते हैं, 32 टाइप्स, और उनकी वैल्यूज एपिस्टेमोलॉजी पर डिबेट होती है। इट इज डिफरेंट फ्रॉम मेयर परसेप्शन, ये परसेप्शन से अलग है, इन्फ्रेंस से अलग है, ऑन अ कंपैरिजन। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन हु हैज नोन दैट 4-legged एनिमल, जो 4-leg एनिमल होता है जो बार्क करता है वो डॉग होता है। तो उसके बेसिस पे अगर उसने कोई पर्सन ने देखा जंगल के अंदर सिमिलर एनिमल, उसी तरीके का एनिमल बोला और उसको कंसिडर किया कि ये वाइल्ड डॉग है, ये जो वाइल्ड डॉग है ये वही डॉग है जो हमने पहले देखा था विलेज के अंदर, और ये जो डॉग है वो वही वाइल्ड डॉग की तरह है। तो आप अगर दो चीजों के बीच में सिमिलैरिटी बता रहे हो, A is similar to B, तो anyhow B is also similar to A। Now, such knowledge is possible when there is a prior familiarity with a particular thing which lets the person, जहां पे आप दोनों चीजों के बीच में कंपेयर करते हो, कंपैरिजन करते हो, फैमिलैरिटी बताते हो। Now, according to, अब यहाँ पे शब्दा फिलॉसफी आ जाती है, ठीक है। तो शब्दा वाली जो फिलॉसफी है इसके अंदर क्या होता है, न्याय फिलॉसफी के अंदर इसको 4th वैलिड सोर्स कंसीडर किया गया है, इसको 4th वैलिड सोर्स कंसीडर किया गया है। इसका मतलब है एक्सपर्ट के द्वारा बोले गए वर्ड्स। अब ये वर्ड्स भी हो सकते हैं, ये रिटन कम्युनिकेशन भी हो सकती है, लेकिन अगर हम शब्दा की बात कर रहे हैं तो इट विल एम्फसाइज ऑन ओरल कन्वर्सेशन, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ ओरल कन्वर्सेशन पे ही फोकस किया जाता है, बट ये ज्यादा एम्फसाइज स्लाइटली टूवर्ड ओरल कम्युनिकेशन की तरफ ज्यादा ध्यान देता है।
अकॉर्डिंग टू न्याया फिलोसफी शब्दा फोर्थ और लास्ट वैलिड सोर्स है नॉलेज का। शब्दा का मतलब होता है वर्ड, testimony of past or present reliable expert, the reliability of the source is important, जरूरी है। legitimate knowledge can only, जो आपके पास knowledge है वो reliable sources से ही आती है। what do you mean by reliable sources? reliable sources का मतलब वो sources जिनके ऊपर आप भरोसा कर सकते हो, rely कर सकते हो, trustworthy जो होती है। according to न्याया स्कूल ये फोर्थ होता है, ये लास्ट वैलिड सोर्स है नॉलेज का। टेस्टिमनी ऑफ पास्ट, ये आपको पास्ट प्रेजेंट रिलायबल एक्सपर्ट्स के बारे में बताता है और जिनको उन रिलायबल एक्सपर्ट्स को क्या बोल रखा है, आप्ता वाक्य। आप्ता वाक्य ना, आप्ता वाक्य क्या है? इट इज डिफाइंड एज द स्टेटमेंट ऑफ ट्रस्टवर्दी पर्सन, जो ट्रस्टवर्दी पर्सन है उसके द्वारा बोले गए शब्द। नेक्स्ट इज आप्ता, दोज हु ऑलवेज टेल्स द ट्रुथ, जो हमेशा सच बोलता है। वाक्य मतलब इस आप्ता वाक्य को इन्होंने दो कैटेगरी में बांट दिया है। आप्ता का मतलब जो हमेशा सच बोलता है और वाक्य का मतलब क्या हो गया, सेंटेंस। A sentence is defined as collection of words, मतलब वो सेंटेंस क्या है, जो वर्ड्स बोले गए हैं वो सेंटेंस। ना वर्ड्स क्या हो गए, जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिलके एक मीनिंग बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि जो वर्ड्स होंगे दैट विल बी सेंसलेस, सेंसलेस नहीं होने चाहिए। जो वर्ड्स होंगे वो क्या होने चाहिए, सेंस होना चाहिए उसके अंदर। दिस मीन्स ऑफ गेनिंग, यहाँ पे प्रॉपर नॉलेज की बात करी गई है। अब वो प्रॉपर नॉलेज आपकी स्पोकन भी हो सकती है और रिटन भी हो सकती है, ओरल भी हो सकती है और रिटन भी हो सकती है। शब्दा इज टू बी डीम्ड वैलिड when its meaning has been properly and carefully understand, मतलब क्या बोल रखा है कि शब्दा को आप क्या मानोगे, वैलिड तभी मानोगे जब बोले गए सेंटेंसेस या बोले गए वर्ड्स समझ में आए, अंडरस्टेबल हो, अंडरस्टूड हो तब। नेक्स्ट वन इज एंशिएंट टाइम के अंदर वेदास को कंसिडर किया जाता था ऑथेंटिक सोर्स, मतलब जो भी वेद में लिखा होता था वो उस पे ही भरोसा किया जाता था, अदरवाइज और चीजों के ऊपर भरोसा नहीं किया जाता था। मोस्ट ऑफ द इंडियन फिलोसोफर, सम वेस्टर्न फिलोसोफर और कुछ जो फिलोसोफर थे उन्होंने पूरी तरीके से नकार दिया था इसके आइडिया को, जो कि कहता था कॉल्ड फॉर कॉन्टेक्स्ट बेस्ड नॉलेज। ओके, नाउ दिस ऑल्सो ओपन द डिबेट, यहाँ पे एक डिबेट भी हो गई थी कि वैलिडिटी और रिलायबिलिटी आप शब्दा के बेसिस पे कर सकते हो कि नहीं। ठीक है, डिपेंड्स ऑन द सोर्स एज वेल एज द कॉन्टेक्स्ट। इन मॉडर्न डेज, आज के दिनों में आप न्यूज़पेपर पे भरोसा कर सकते हो, बुक्स पे भरोसा कर सकते हो, जर्नल्स पे कर सकते हो, टीवी न्यूज पे कर सकते हो, एटसेट्रा। फ्रॉम आवर ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज और ओपिनियन, जिसका जैसा ओपिनियन है वैसे वो आपके मतलब उन चीजों के ऊपर भरोसा कर सकता है। जैसे कि कुछ लोग टीवी न्यूज के ऊपर इतना ट्रस्ट नहीं करते, या आप बोल सकते हो बुक्स में भी कुछ एरर्स हो सकते हैं, ऐसा मानते हैं, ऐसा ओपिनियन होता है कुछ लोगों का। तो जैसा जिसका ओपिनियन है उसके हिसाब से रिलायबिलिटी के फैक्टर्स अलग अलग होते हैं। नाउ द मेयर कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, जो आप अलग अलग शब्दों को जोड़ दे रहे हो, does not provide a valid knowledge। all verbal statement, जितनी भी बोली गई स्टेटमेंट होती है वो सारी वैलिड नहीं होती। कौन सी होती है, जो ट्रस्टवर्दी पर्सन के द्वारा बोली गई हो। Hence Gautam defines Shabda Pramana, the statement of reliable person. In other words, verbal testimony is the communication from a trustworthy person. Trustworthy person को आपता बोल रखा है, आपता वाक्य उपदेश, और जो वो तर्क देता है उसको आपका उपदेश बोल रखा है। टेस्टिमनी को प्रम्बना बोल रखा है। एनालाइज द प्रोसेस ऑफ वर्बल टेस्टिमनी, वी फाइंड द फॉलोइंग स्टेप्स। सबसे पहले perception of the words of sentence uttered by a trustworthy
ट्रस्ट वर्दी पर्सन, जो ट्रस्ट वर्दी पर्सन ने बोले हुए शब्द है, पहले हम उसको परसीव करेंगे, देखेंगे। सेकेंड, वर्ड्स को देखेंगे, क्या वर्ड्स बोले हैं, फिर उन वर्ड्स को समझने की कोशिश करेंगे, मीनिंग। इसको हम क्या बोलते हैं, कारण बोलते हैं, स्पेशल कॉज बोलते हैं वर्बल नॉलेज का। द नॉलेज ऑफ वर्ड्स, जब हम चीजों को या शब्दों को समझते हैं, जानते हैं, लीड्स टू द नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्ट थ्रू द फंक्शन व्यापारा ऑफ रिकॉलिंग द मीनिंग ऑफ वर्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट वन इज कंडीशन ऑफ शब्दा प्रमाणा। देयर इज सम कंडीशन, कंडीशन इन्वॉल्व होती है, जैसे कि जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है दैट इज मीनिंगफुल, वो मीनिंगलेस नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आकांक्षा, आकांक्षा का क्या मतलब है कि जो भी, आकांक्षा मतलब एक्सपेक्टेंसी, कि जो भी आपने वर्ड्स बोले उनका कोई सेंस होना चाहिए, दैट इज नॉट सेंसलेस। जैसे हाउ, काउ, हॉर्स, मैन, एलिफेंट, दीज ऑल आर एनिमल, लेकिन क्या इससे कोई सेंस बन रहा है, तो नहीं। तो हम क्या अज्यूम करेंगे, आकांक्षा एक एक्सपेक्टेंसी है कि जो वर्ड्स है वो इंटर रिलेटेड होने चाहिए, ऐसा नहीं है वर्ड्स अलग अलग दूसरी दूसरी दुनिया के हों। योग्यता, योग्यता का मतलब द वर्ड शुड प्रोसेसेस द फिटनेस टू कन्वे द सेंस एंड शुड नॉट कॉन्ट्रडिक्ट द मीनिंग। ऐसा नहीं है कि फायर इज कोल्ड, इज इट बी पॉसिबल, ऐसा हो सकता है, आपने एक सेंटेंस फॉर्म किया फायर इज कोल्ड, तो फायर इज कोल्ड इज नॉट द प्रॉपर सेंटेंस, आपको ये कॉन्ट्रडिक्ट हो रही है ना चीजें, आप कैसे बोल सकते हो आग ठंडी होती है, इट्स नॉट पॉसिबल ना। तो इन्होंने बोला है कि पानी दो पौधों को विद फायर, फायर से कैसे आप प्लांट्स को वाटर दे पाओगे, तो ये दो चीजें कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है। तो एक तो एक्सपेक्टेंसी होनी चाहिए और सेकंड वन इज योग्यता। थर्ड वन इज सनिंधी, सनिंधी मतलब ये थर्ड कंडीशन होती है, मतलब आपस में शब्दों का मिलना, आपस में शब्द कितने ज्यादा क्लोज हैं उनकी बात करी गई है। द वर्ड मस्ट बी स्पोकन इन क्विक सक्सेशन विदाउट एनी लॉन्ग इंटरवल्स। अब ऐसा तो नहीं है कि मैं एक वर्ड अभी बोल रही हूँ, फिर 5 मिनट्स का वॉक करके फिर दूसरा वर्ड बोल रही हूँ, तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन था कि नहीं था, कि वो पहले ही खत्म हो गया वर्ड, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, तो क्या बोल रखा है कि ब्रिंग, आ, काउ, आप बहुत बहुत इंटरवल के बाद नहीं बोलोगे, आप एक साथ क्लोज प्रॉक्सिमिटी के साथ इस सेंटेंस को बोलोगे। Uttered at long intervals, they would not make a logical sentence. It is defined as contiguity. Now, तात्पर्य, तात्पर्य का मतलब कुछ कंक्लूजन निकलेगा इसमें से, जो आप सेंटेंस बना रहे हो उसका कुछ मीनिंग होगा। The value of a sentence depend on its purport, not its literal meaning. It is the condition of intention of the speaker. If the words are ambiguous, for example, the word साइंदवा, सैंदवा, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब सॉल्ट भी होता है, इसका मतलब हॉर्स भी होता है। तो आप ये देखोगे कि स्पीकर की इंटेंशन क्या है, अगर फूड पार्टिकल्स की बात कर रहा है तो वो हॉर्स नहीं बोलेगा, और अगर वो एनिमल टाइप की चीजें बोल रहा है तो वो सॉल्ट से रिलेटेड नहीं होगी। तो ये बोल रखा है कि इंटेंशन को भी देखना है। ठीक है, कि यहाँ पे जो सैंदवा वर्ड है ये किस लिए यूज हुआ है। चलो इसको कर लो अच्छे से, एक बार इसको प्रॉपर नोट करो। ठीक है, तो आकांक्षा हमने पढ़ लिया, कैपेसिटी ऑफ वर्ड्स, योग्यता पढ़ लिया जो कॉन्ट्राडिक्ट होते हैं मीनिंग, सनिंदी पढ़ ली कि आपस में वर्ड्स एक दूसरे के पास पास होने चाहिए, और तात्पर्य उससे प्रॉपर मीनिंग निकलना चाहिए। दो चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे, दैट इज शब्दा प्रमाणा ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स और सेक्युलर लौकिका। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स की बात करूं तो स्क्रिप्चुअल वैदिका और सेक्युलर लौकिका। तो वैदिका टेस्टिमनी परफेक्ट है
एंड इनफेलिएबल है क्योंकि ये वेदास है जो गॉड ने बोली है। तो जो गॉड के द्वारा चीजें बोली गई है दैट इज स्क्रिप्चुअल टेस्टिमनी, और जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ने बोली गई है, ठीक है, वो हो गया सेक्युलर या लौकिका। बीइंग द वर्ड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग हु आर रिलायबल टू एरर्स is not infallible, but Laukika or secular testimony is not all valid. It is the testimony of human being, ठीक है, only that which proceed from the trustworthy person। मतलब ये तो गॉड के द्वारा बोली गई चीज है, ये ह्यूमन के द्वारा बोली गई चीज है, लेकिन ये ह्यूमन कौन से हैं? जो ट्रस्टवर्दी पर्सन्स है। नेक्स्ट वन इज ऑब्जेक्ट के बेसिस पे दृष्टार्थ और आदर्श था। क्या बोल रखा है कि यहाँ पे संत वगैरह, मतलब जो ह्यूमन बीइंग, लेकिन ह्यूमन बीइंग कौन से? जिनके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो, ट्रस्टवर्दी है। और यहाँ पे क्या बोल रखा है कि ये ह्यूमन बीइंग जो कि ट्रस्टवर्दी नहीं है, नॉर्मल है। तो यहाँ पे बोल रखा है परसेप्टेबल ऑब्जेक्ट दृष्टार्थ। द फर्स्ट वन डील्स विद परसेप्टेबल ऑब्जेक्ट इन विच, जहां पे हम ट्रस्टवर्दी असर्शन को जोड़ते हैं ऑर्डिनरी पर्सन के, संत एंड द स्क्रिप्चर्स। फॉर इंस्टेंस वी कैन टॉक अबाउट द असर्शन ऑफ अ रिलायबल फार्मर रिगार्डिंग द प्रॉपर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। और इम्परसेप्टेबल अदृष्टार्थ रिलेट्स टू इम्परसेप्टेबल ऑब्जेक्ट, जहां पे एक्सेप्टेबल स्टेटमेंट ऑफ कॉमन मैन, संत, रिलीजियस। नाउ अर्थपति, ठीक है, तो ये वाला था आपका किससे रिलेटेड, जिसमें हम लोगों ने दो टॉपिक को डिस्कस किया। एक तो आपका शब्दा डिस्कस किया, अनुपलब्धि डिस्कस किया, और एक मेन जॉइंट वाला मेथड ऑफ एग्रीमेंट, मेथड ऑफ डिफरेंस को पढ़ा। अब नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में जो इंडियन लॉजिक का बचा हुआ पार्ट है वो कवर कर लेंगे, और नेक्स्ट क्लास के अंदर ओवरऑल आपका इंडियन लॉजिक कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।